अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में बायो 401 का जो लेक्चर नंबर 47 से लेकर 50 लेक्चर तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़ाहिर कर दूंगा। जो शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के वाले से वो सब आपको बताऊंगा। और यहाँ पर अगर हम देखें मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स से शुरू हुआ था हमारी बायो स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। डिस्क्रिप्टिव के आगे मेन जो दो और टाइप्स थी, ग्राफिकल मैयर, न्यूमेरिकल मैयर। मैयर जो न्यूमेरिकल मैयर से उनकी दो आगे और टाइप्स थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और समरी मैयर्स। समरी मैयर्स के आगे दो टाइप्स थी, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीडियन मूड और मीन मीडियन मूड थे, और मैयर ऑफ डिस्पर्जन जो हम अब जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैयर ऑफ डिस्पर्जन की यहाँ पर डेफिनेशन है ये वाली, यानी डिस्पर्जन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन को देख लेते हैं कि डिस्पर्जन किसे कहते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है कि आपके पास जो डाटा वैल्यूज़ है उसका सेंटर वैल्यू से इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं उसका स्प्रेड हो जाना, यानी आपके पास ये ग्राफ है इस तरह का और ये आपकी सेंटर वैल्यू, तो ये जो स्केटरिंग है इसकी इधर और इसकी इधर इस ग्राफ की, ये हमारे पास डिस्पर्जन होगी। ठीक है, तो इसी तरह का मैयर ऑफ डिस्पर्जन देखिए, हम हमारे पास डिस्पर्जन आ गया, हमने इसको अब मैयर करना है तो वो कैसे करेंगे। हम इसको करेंगे कि ये मेथड क्या है डिस्पर्जन का, कि दैट कन्वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द सेट ऑफ डाटा। सेट ऑफ डाटा में जो वेरिएबिलिटी मौजूद है, अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी वो हमने कैलकुलेट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो मैयर ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा मेथड। ये मैयर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, और ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन, डिस्पर्जन हम पीछे भी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर एक और बात है कि अगर तमाम वैल्यूज़ डाटा में सेम हो तो कोई डिस्पर्जन नहीं होता। जो बार बार आपको बताया, एक ग्राफ जो जिसकी सारी वैल्यूज़ बिल्कुल ऐसे सेम है, बिल्कुल सेम है, जिनकी ये जो स्केटरिंग है ही नहीं, बिल्कुल सेम है, ऊपर लेवल सेम है, तो उनमें जो डिस्पर्जन होता है वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अदर जो टर्म्स हैं इस डिस्पर्जन के, यानी साइनोनिम्सली जो इंक्लूड होती हैं उनमें वेरिएशन है, स्प्रेड है, स्केटर है। ये इसका सारा मतलब क्या, फैल जाना। ठीक है, ये इसका मानिए। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। इसमें 7 इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं जिनके हमने ग्लूकोज लेवल जो है वो मालूम करना है। तो हमारे पास सिग्मा ये फार्मूला है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, आप इसे जो है शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या होता है, यानी टोटल, इसके टोटल करें तो ये हमारे पास जो 700 आया, और ये जो है ये 7 हैं, तो इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 100 जो आ जाएगा इसका एक इंडिविजुअल को जो ग्लूकोज लेवल है। तो मेजर डिस्पर्जन में जो इन अ सेट ऑफ डाटा इज़ द वेरिएशन अमंग द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़, या डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन इन अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़ द वेरिएशन अमंग द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़। डाटा वैल्यूज़ में जो डाटा दिया हुआ है उसका जो डिस्पर्जन है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट मेजर वेदर दे आर क्लोज टुगेदर आर मोर स्कैटर्ड। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर बात देखें तो ये मोर स्कैटर्ड है एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें देखें तो ये थोड़ा स्कैटर्ड है एक दूसरे से। तो ये जो है हमारे पास इसके मुख्तलिफ अशकाल हैं। जो अगर यहाँ पर वही बात देखें तो ये थोड़ा स्केटर्ड है और ये बहुत ज़्यादा स्केटर्ड। इसकी अगर आप स्केटरिंग फैलाव देख लें तो इतना है और इसका इतना है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये दो जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इनका जो है पूरी फॉर्म जो है वो पूछ सकता है कि पीपीओ जो है वो क्या होता है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक्टिविटीज़ को कहते हैं, और वाईपीसी क्या होता है, येलो पिगमेंट कंटेंट होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की दो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, दूसरा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ये दो इसकी टाइप हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पर इंपॉर्टेंट है। मेजर जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसका क्या होता है, एब्सोल्यूट का मान क्या होता है कि बहुत ही सेम, सही हो। तो इसका क्या मतलब है कि ये मेजर होती है जिसको हम सेम यूनिट के तौर पर, ओरिजिनल डाटा के तौर पर हम उसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। तो वो मैयर रिलेटिव जो उसके रिलेटिव तो हो लेकिन सही ना हो, वो क्या होती है, रिलेटिव मैयर ऑफ डिस्पर्जन होती है। तो इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं टर्म्स को, वो कौन सी है, रेशियो और परसेंटेज है। इन मैयर जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट एंड रिलेटिव और टर्म एज रिलेटिव मैयर ऑफ डिस्पर्जन। ये दोनों इसकी जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है।
ईच एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये एमसीक्यूज है कि हर जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो रिलेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑफ देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लेकिन रिलेटिव जो मेजरमेंट है वो इसके कंपैरिजन के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो अप्लाइड यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हमारे पास लेक्चर नंबर 48 है इसको देखते हैं। इसमें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है इसकी टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपने टाइप्स याद करनी है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद आपको याद ना हो। 31 32 जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको यही पढ़ाया था और आपको कहा था कि ये रिपीट भी होगा। वहीं पर वहाँ पर भी सेम पीपीटीज़ हैं, यहाँ पर भी सेम पीपीटीज़ हैं, तो इसमें डिफरेंस नहीं है, ये आपने याद रखना है। इसमें थोड़ी बहुत ही और चेंजिंग तो हो सकती है, लेकिन ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, दो वैल्यूज़ की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको डिफरेंस करें तो हमारे पास रेंज आ जाती है। यहाँ पर रेंज की एक कंडीशन दी हुई है कि अगर जो डाटा दिया हुआ है वहाँ पर ये जो ग्राफ होता है इसकी, यानी ये सारी शक्लें जो यहाँ पर बराबर हों, तो ये जो है कि इसकी रेंज वो ज़ीरो होगी। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंज जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये है कि मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इस यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर हमने 16 को जो है नेगेटिव कर दें 4 से, तो हमारे पास जो इसका आंसर रेंज आएगी वो 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये एक और दी हुई हमारे पास, रेंज मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से सिंपल फर्स्ट ले लेनी है और सिंपल 8 ले लेनी है अगर तरतीब दी हुई है तो। अगर नहीं दी हुई तो तरतीब दें, असेंडिंग ऑर्डर में उसे तरतीब दें, फिर उसकी मिनिमम वैल्यू ले मैक्सिमम वैल्यू ले, डिफरेंस कर दें, आपके पास रेंज आ जाएगी। रेंज का जो है सही यूनिट है वो न्यूटन है यहाँ पर। इसके प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज मतलब इसके जो कुछ फ़ायदे हैं और कॉन्स जो इसके कुछ नुकसान हैं। तो प्रोज में इसके जो ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोज और कॉन्स, चाहे वो रेंज के हों, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन के हों, कुछ चाहे क्वार्टाइल रेंज के हों। तो यहाँ पर प्रोज जो है इसके, यानी सिमेट्रिक डाटा विद नो आउटलायर्स, जो इसमें आउटलायर्स ना हो, सिमेट्रिक डाटा हो, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड एंड गुड ऑप्शन फॉर ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा के लिए ये गुड ऑप्शन है। और कॉन्स जो इसके हैं, डजंट यूज़ ऑल ऑफ द डाटा ओनली द एक्सट्रीम। इसमें सारा डाटा इस्तेमाल नहीं होता, हम सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। वेरी मच इफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम्स आर आउटलायर्स एंड ओनली शो मैक्सिमम स्प्रेड, डज नॉट शो शेप। शेप ये ज़ाहिर नहीं करता क्योंकि इससे शेप का हमें पता नहीं चलता। ये सिर्फ हमें जो स्प्रेड है वो बता देता है कि मिनिमम वैल्यू इतनी है, लेफ्ट साइड पर इतना है और राइट साइड पर इतना इसका जो सेपरेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि ये डिस्टेंस है दो, एक अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान, यानी वैल्यू दी हुई है, उसको हम मिडल 50% ऑफ द डाटा हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे अपर क्वार्टाइल रेंज है जिसे हम 75 परसेंटाइल कहते हैं, और लोअर क्वार्टाइल जिसे हम 25 परसेंटाइल कहते हैं, इसको हम डिफरेंस कर दें और 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास जो इसका क्वार्टाइल डेविएशन वो आ जाती है, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि एक 25th परसेंटाइल होती है जिसे Q1 कहते हैं और Q3 कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनको करें तो हमारे पास Q2 आ जाती है जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है इसका क्या होता है कि इसको सबसे पहले हमने अरेंज करना होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को। उसके बाद हमने लोअर क्वार्टाइल की पोजीशन मालूम करनी थी, लोअर क्वार्टाइल की मालूम की, फिर अपर क्वार्टाइल की मालूम की, फिर दोनों को डिफरेंस किया, फार्मूला लगाया और हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने याद नहीं करना, इसका मेथड आपको पता ही है। सबसे असेंडिंग ऑर्डर, फिर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के आइडेंटिफाई करें, फिर उनको जो है डिफरेंस करके 2 पर तकसीम कर दें, आपके पास जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है वो आ जाएगी। यहाँ पर अगर इस ग्राफ से आप जो अपनी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले Q3 जो है उसको मालूम करेंगे। Q3 मालूम करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप एन कह रहा हूँ, यहाँ पर K होता है K इंटू N प्लस 1/4, ठीक है। ये फार्मूला K जो है ये ज़ाहिर करता है कि आपको कितने कौन सी आप रकम ले रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर Q1 ले रहे हैं तो यहाँ पर K की रकम 1 आ जाएगी, अगर Q2 ले रहे हैं तो यहाँ पर Q की रकम 2 आ जाएगी। N जो है वो टोटल तादाद को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर हमने Q3 की 3 लिया तो K की पावर 3 आ गई, 20 हमारे पास टोटल तादाद आ गई, प्लस 1 किया, 4 पर तकसीम कर दिया, 15.75 वैल्यू आ गई। इसको हम प्लस करेंगे, इस तरह अलग अलग कर दें, ठीक है। इसको
और इसके जो इस ऊपर वाली वैल्यू है उससे नीचे वाली वैल्यू को नेगेटिव करें तो हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा Q3। इसी तरह Q1 आ गया, ठीक है। Q1 को जब हम Q3 नेगेटिव Q1 करेंगे, इंटर कोटाइल रेंज मालूम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हमने कोटाइल डेविएशन मालूम करना है, या आप यहाँ पर सिंपल वही फार्मूला लगाकर यहाँ पर Q3 नेगेटिव Q1 लिख कर 2 पर तकसीम कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो प्रॉपर्टीज़ जो इसके यूजेस हैं इंटर कोटाइल डेविएशन के, तो इंटर कोटाइल रेंज जो है वो जनरली यूज इन conjunctions with the median, and together they are useful for characterizing the central location and spread of any frequency distribution, but particularly those that are skewed। skewed के लिए थोड़ा सा ज़्यादा particularly करती है, और conjunction with the median के साथ इसका conjunction होता है। and complete characterization frequency distribution first third quotile sometimes used with the minimum value के साथ इस्तेमाल होते हैं median के साथ। maximum value and the productive 5 number summary of the distribution। ये जो 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, मीन मीडियन मोड वो वाली, और साथ में जो रेंज क्वार्टाइल डेविएशन आ जाते हैं वो 5 होते हैं, वो 5 नंबर समरी कहलाते हैं। इसके जो प्रोज हमारे पास है, ये गुड फॉर ऑर्डिनल डाटा है, गुड फॉर स्क्यूड डाटा है, इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यूज, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। मोर स्टेबल दैन रेंज, रेंज से ये ज़्यादा स्टेबल है, ये आपने याद रखना, ये MCQ के तौर पर है। और इसको कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। डजंट यूज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते क्योंकि थोड़े से पॉइंट में तीन जो है हमारे पास हों अगर वैल्यूज़, तो हम इसका सारा जो डाटा निकाल सकते हैं। 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन तीसरी हमको पता चल जाती है इससे। और अगर हम बात करें और ये जो है ये वाला, ये आपने याद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं इसको, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इन मेजर्ड इधर फ्रॉम मीन और मीडियन। मीन और मीडियन से अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन को मेजर करें तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहलाती है, सिग्मा x ओवर n। इसमें ये आता है x नेगेटिव x बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका मीन उन्होंने 5 जो है वो निकाल दिया है। निकाला कैसे है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट मीन मालूम करनी। मीन का फार्मूला होता है x बार इजकल टू सिग्मा x ओवर n। तो निकालने के बाद डिफरेंस मालूम करना है ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू इन द डाटा इग्नोरिंग माइनस साइन। यानी हमारे पास सिग्मा x आ गया, x को जो उसको x जो दूसरी वैल्यूज दी हुई हैं एक एक करके उसको डिफरेंस करते जाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको वैसे ही लिखते जाएंगे, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है उसका फार्मूला लगाएंगे, लगाकर जो है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगी। यहाँ पर अगर इस एग्जांपल से आपको ये वाज़ह हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में 10 जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। 10 ये पेशेंट्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनको हमने मीन मालूम करनी है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने मालूम की। अब हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा x नेगेटिव x बार। तो यहाँ पर नेगेटिव 3, ये वाला नेगेटिव 3 जो ये कैसे आया, आपने क्या करना है, ये x बार, ये देख लें x बार, ठीक है। 5 है, 3, ये x यहाँ पर 3 आ गया, ये वाला सॉरी 2 ले लें, पहले 2 से शुरू कर। नेगेटिव 5 करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आएगा, -3, जो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके सामने। इसी तरह ये सारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने जो साइन है वो आपने हटा देना है, वो नहीं लिखना, ये इनको सिंपली प्लस करना है। प्लस करने के बाद इनको जो टोटल तादाद उस पर डिवाइड करें, आपके पास इसका जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो आ जाएगा। सिंपली इसमें कुछ भी और नहीं करना। इसके प्रोज अगर देखें तो ईजी टू कैलकुलेट है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और इसमें ऑब्जर्वेशन होता है डाटा पर, सारे डाटा पर होता है। एंड दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, जो स्केटर जो है वो भी ये बयान करता है कि इसकी कितनी स्केटिंग है। जैसे कि इस ग्राफ से आप देख लें कि ये अगर बात करें कि इसकी स्केटरिंग कितनी, इसकी कितनी, ये सारी बता देता है, स्केटरिंग भी बता देता है। and it facilitated a comparison between different items in a सीरीज़ में जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं उनको फैसिलिटेट करने, कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही इजी इस्तेमाल होता है। एंड इसका अलजेब्रिक जो है प्रिंसिपल के माइनस साइन को आपने जो है वो हटाना नहीं है, वो इसमें एक वायलेट करता है, ये उस कानून को, ये इसका कौन सा। and fluctuations in sampling depending on the type of central value being used, it produces different results। central value मुश्किल जो है वो मुख्तलिफ होगी तो इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो भी मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो बात करें जो लास्ट है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वेरिएंस क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन
जो हमने डेविएशन मिली कि सिर्फ उसका स्क्वायर ले लें तो हम इसको वेरिएंस का नाम देते हैं। सिंपली ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद इसको डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर से जो है इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर n छोटे से बड़ा हो गया, फंक्शन सेम है, टोटल तादाद को ज़ाहिर करेगा, ऊपर सिर्फ यहाँ पर जो है इसका स्केयर आ गया और कुछ भी नहीं होया, ठीक है। If the variance is calculated for the sample data obtained from the population then it is total। अगर ये सैम्पल जो है एक पॉपुलेशन से लिया गया है उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सैम्पल को कैलकुलेट हो रहा है तो ये इसको एस स्क्वायर के नाम से देंगे और छोटा एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला है दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर s ये देखें, यहाँ पर बड़ा ऐसा अगर छोटा s हो गया तो n -1 हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। इनके फार्मूले को दिया हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। जो पहला फार्मूला है कि डिराइव्ड यूजिंग मैक्सिमम लिकलीहुड एस्टिमेशन प्रिंसिपल के लिए ये फार्मूला होता है मैक्सिमम लाइकलीहुड के लिए। और जो इक्वेशन 2 में दिया हुआ फार्मूला है जिसमें s स्मॉल होगा और n -1 होगा, तो ये इंटरप्रेटिंग करने के लिए सैम्पल वेरिएंस को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो थर्ड है हमारे पास इक्वेशन जिसमें ये एक और नहीं, इनको अलग अलग करके लिख दिया, यानी सिग्मा एक्स आई ओवर एन नेगेटिव सिग्मा एक्स आई ओवर एन, इसको अलग अलग करके लिख दिया है। तो इसका क्या मकसद है, तो इसका मकसद ये है कि सूटेबल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को देखें, अगर अरिथमेटिक मीन सबसे पहले मालूम करते हैं इसमें, उसके बाद हम इस मीन को सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि इंटरकोटाइल रेंज आ जाएगा, उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद हम उसका सम द स्क्वायर डिफरेंस, यानी उसका स्क्वायर लेने के बाद उसको सम करेंगे, ये जो ब्रैकेट है सम, यानी उन सबको जमा कर लेंगे, ठीक है। जमा करने के बाद हम उसको n-1 पर डिवाइड कर देंगे, इससे हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट है ऑफ द वेरिएंस का जो आगे स्क्वायर रूट अगर हम ले तो वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। वेरिएंस क्या था, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट था किसका, जो एब्सोल्यूट डेविएशन है उसका, ठीक है। तो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन और लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल वैल्यू जो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें वैल्यू स्क्वायर करते हैं क्लोजली अराउंड द मीन जो होता है, जो सेंट्रल वैल्यू थी उसके इर्द गिर्द ही क्लस्टर कर रही होती हैं स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन में। जो लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहे हैं कि स्मॉल में छोटी क्लोजली होंगी और लार्ज में वैल्यू जो है वो स्केटर होगी, ज़्यादा स्केटर होगी, ठीक है। इसके फार्मूले आप देख सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला सिग्मा, यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्क्वायर रूट लिया है हमने। स्क्वायर रूट क्या होता है, जज़र जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, इसका सिंपली स्क्वायर रूट ले रहे हैं और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। लेकिन इसमें जो स्मॉल है वो ये है और जो बिग है लार्ज है स्टैंडर्ड डेविएशन वो ये है, क्योंकि ये इसमें जो स्केटरिंग है वो बिल्कुल थोड़ी है और इसमें जो स्केटरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको लार्ज और इसको स्मॉल कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करना शुरू कर दें तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मालूम करेंगे, उसके बाद इंटरकोटाइल रेंज मालूम करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, उसको सम करेंगे, सम करने के बाद उसका डिफरेंस लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे n-1 पर, ठीक है। n-1 यहाँ लिखा हुआ ये वाला, और इसका स्क्वायर लेने के बाद इसका सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करने के बाद हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देख लें, 5 वैल्यूज दी हुई हैं, अरिथमेटिक मीन मालूम करें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इंटरकोटाइल रेंज मालूम करनी, ये इंटरकोटाइल रेंज आ गई, ठीक है। इसको सम किया या इसको जो स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लेने के बाद इसको क्या किया, इसको सम किया, ये वाला सम जो आ गया, ये वाला सम करने के बाद इसको दूसरा फार्मूला लगाया जिसमें हम n-1 से इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे, सम स्क्वायर डिवाइड करने के बाद इसको हमारे पास जो ये आंसर आ जाएगा, इसका आप सिंपली स्क्वायर रूट ले सकते हैं। आसान यही है कि आप इसको हल करें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, या इसको यहाँ पर आकर हल करें और ऊपर से स्क्वायर रूट ले लें, बात ही की है, ठीक है। इसके 6 स्टेप्स हैं इसको करने के लिए। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर तीसरी बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई वेरिएंस के बारे में, तो वेरिएंस जो है ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएंस अगर कांस्टेंट हो तो उसका 0 होगा। वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन के जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी ओरिजिन पर इसका कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि इस का हमने सिंपली जो वो स्क्वायर लेना होता है, वो ओरिजिन के से इसका कोई जो है कनेक्शन नहीं होता। वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द कांस्टेंट इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट। अगर वेरिएंस जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए स्क्वायर से
तो हर जो ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी सेम कांस्टेंट से साथ, जो सेम हम कांस्टेंट ले रहे हैं स्क्वायर का। तो यानी अगर स्क्वायर 2 ले रहे हैं तो वो आएगा, और वो अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वो नीचे जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है वो भी स्क्वायर 2 से ही ऑब्जर्व मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द सम ऑफ टू डिफरेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। अगर वेरिएंस की बात करें, जो सम मुख्तलफ दो इंडिपेंडेंट का सम हो तो इस का जो सम होगा रिस्पेक्टिव वेरिएंस का वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ज़रूर मेजर डिस्पर्जन जो आप सामने ये है, सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारे पास इसका स्केटरिंग है, और ये दूसरा स्केटर है जिसको हम Q2 कहते हैं, ठीक है। ये मीन है, सॉरी ये Q2 है और ये Q3 है, और ये Q1 जो होता है 25% पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्पर्जन के आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के प्रोज और कॉन्स देख सकते हैं। प्रोज जो होता है कि बहुत मेजर समराइजेज द डेविएशन ऑफ अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन वन फिगर, एंड दिस मेजर इंडिकेट दैट इफ द वेरिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिज मीन इज रियल बाय चांस, ये रियल होती है या बाय चांस होती है। ये मेजर आर प्रेफर दैन द डाटा सिमेट्रिक। ये आपने याद रखना है कि जब डाटा सिमेट्रिक हो तो हम वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं, राइट और लेफ्ट स्क्यूड हो तो फिर नहीं इस्तेमाल करना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट हैव इजी नॉन स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो इजी नहीं होती, ठीक है। एंड वेरिएंस गिव्स द आंसर एंड स्क्वायर्ड रूट्स, ये इसका जो है कौन सा है कि वो उसको रूट में उसका आंसर दे रहा है। द वैल्यू द बोथ द मेजर्ड इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। इन दोनों की जो वैल्यू वो अफेक्टेड, जो हाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनके ज़रिए इनकी वैल्यू जो वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो लेक्चर नंबर हमारे पास 50 है, इसको हम देखें तो इसके रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये हमने देखा कि मेजर डिस्पर्जन की दो टाइप्स हैं। एक ये हमने अब जो है वो कम्प्लीटली कर लिया है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन एंड एब्सोल्यूट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको देखते हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो हमारे पास रेंज की जो कोएफिशिएंट है वो ये आप देख सकते हैं। तो जो इसमें अब फार्मूला सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक्स एम नेगेटिव एक्स ओ यानी एक्स मिनिमम मैक्सिमम और एक्स मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास रेंज होता था। इसको इसके जो ऑपोजिट इसका डिनोमिनेटर है उसके साथ इसको आप डिवाइड करें और साथ मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास रेंज का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा। ये मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर उसको नीचे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट सेम कोएफिशिएंट का यहाँ पर मतलब ये है कि उसका जो ऊपर वाला नोमिनेटर है उसका उल्ट यानी उसका पॉजिटिव लेकर डिनोमिनेटर में डालकर साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर Q1 का देखें तो ये फार्मूला तो आपको पहले बताया है कि यहाँ पर k है n+1 है, k की जगह पर जो हो Q1 और Q2 हो वो डालते जाना है, वो हमारे पास जो है आंसर आते जाएंगे। अगर एग्जांपल दी हुई है Q3 मालूम कर लिया, ठीक है। मालूम करने के बाद Q1 मालूम किया, मालूम करने के बाद उनको इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम की, इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करेंगे, ये जो हमारे पास आया, और इसके बाद हम इस क्वार्टाइल डेविएशन का जो है कोएफिशिएंट मालूम करेंगे। अगर तो दी हुई हो तो वो अलग बात है, अगर ना दी हुई तो फिर उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला देख सकते हैं आप, Q3 नेगेटिव Q1 और Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, इसका ये परसेंटेज में जवाब आएगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का देखें, फ्रॉम मीन से अगर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर मीन डेविएशन जो है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बटा जो इसका आएगा डिवाइड करेंगे वो मीन के साथ मालूम करेंगे, एक्स बार जो था मीन, और मल्टीप्लाई इसको 100 के साथ कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर उन्होंने बताया फ्रॉम मीन यानी मीन से नीचे हमने मीन डालना है, उसका उल्ट जो वो नहीं डालना, वो होता उल्टी है इसका एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन जो है तो उसको उल्टी होता है। ये वही 10 ब्रेस्ट कैंसर वाले जो एग्जांपल हमने पीछे देखी, इसको देखें। अगर हम यहाँ पर मीन मालूम कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मालूम कर लिया है ये वाला, तो अब हम बात करेंगे इसके कोएफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की। तो यहाँ पर 91.9 था, तो यहाँ पर जो इसका हमारे पास ये मीन था ये हमारे पास 5 था, ठीक है। 5 को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 38% जो इसका जवाब आ जाएगा। वेरिएशन जो है उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या है,
The standard deviation is useful as a measure of the variation with a given set of data. जो वेरिएशन का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक यूजफुल मेजर है अगर हम वेरिएशन को मेजर कर रहे हैं गिवन सेट ऑफ डाटा में। However, comparing dispersion in two datasets on the basis of standard deviation may lead to fallacious results. यानी अगर दो डिस्पर्जन उनको हम दो डाटा सेट्स में दो कंपेरिजन को आपस में कंपेयर करें स्टैंडर्ड डेविएशन की बुनियाद पर, तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो गलत होगा। टू मीन्स में क्वेट डिफरेंट, दो मीन्स जो होती हैं वो क्वेट डिफरेंट होती हैं। When one desires to compare the dispersion between two or more than two data sets, then we prefer using coefficient of variation. जब हम डिज़ाइन या कंपेयर करें डिस्पर्जन को दो या दो से ज़्यादा डाटा, दो या दो से ज़्यादा डाटा में, ठीक है, उसको हम किसको प्रेफर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये हमें फालसी रिजल्ट देगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारे पास फार्मूला आप दे सकते हैं एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हमारे पास ये सैंपल दो दिए हुए हैं, इनको हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल जो हमारे पास ये CVS है, इस यहाँ पर हमने देखा कि S जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे और एक्स बार यानी उनकी जो टोटल रकम होती है वो मीन। तो यहाँ पर ये हमने S बार डाल दिया और ये मीन डाल दी, मल्टीप्लाई किया, 6.9 हमारे पास आएगा पहले का। दूसरे का अगर आप बात करें 11 ईयर्स ओल्ड वाले की, तो उसमें हमारे पास जो था वो 10 था और जो हमारे पास उसका वेट था, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है जो छोटा एस है, ठीक है, मीन वेट भी दिया हुआ है और एज भी दी हुई है। सिंपल हमने फार्मूला लगाना है एस वी इज इक्वल टू एस ओवर एक्स बार। यहाँ पर एस की कीमत यहाँ पर ये ग्रुप 1 में था ये वाला, ये आप ग्रुप 2 में ये वाला, ठीक है, सिंपल है, उसका फार्मूला लगाया, हमारे पास 12.5% जो इसका जवाब आ गया। जो वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो यूजफुल मेजर है व्हेन कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट पर्संस एंड हु कंडक्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इन्वॉल्विंग सेम वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और जो पर्सन डिफरेंट पर्सन से ऑब्टेन हुआ वो रिजल्ट हो, उनको कंपेयर करें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है एक यूजफुल मेजर इस्तेमाल होता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इंडिपेंडेंट है स्केल ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ यूजफुल स्टैटिस्टिक फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स मेजर्ड इन डिफरेंट स्केल। तो ये आपने दो प्रॉपर्टीज़ की जो है याद कर लेनी है, और इसके आगे जो ये है अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ऑर्डिनल नॉमिनल डाटा, स्क्यूड सिमेट्री, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसमें अगर ये सारा ही हमने पढ़ लिया है तो ये जो है इसको आपने और आगे कुछ नहीं याद करना है। ये लेक्चर आज कितना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।